Assalamu alaikum to all my viewers. Hope that you all are fine. So viewers, today we will discuss about social anxiety disorder, also known as social phobia. So let's start our today's topic. सोशल एंजाइटी की बात करें तो सोशल एंजाइटी जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक्सट्रीम फियर इन सोशल सेटिंग, ट्रबल टॉकिंग टू पीपल, मीटिंग न्यू पीपल एंड अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन इन्वॉल्व है। मतलब वो लोग जिन्हें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जब भी वो किसी सोशल सेटिंग में जाते हैं तो उनमें एक एक्सट्रीम फियर देखने में आता है, हद से ज़्यादा वो खौफ शो करते हैं। इसके अलावा जब वो किसी नए लोगों से मिलते हैं या किसी भी इंडिविजुअल से जब वो बात करते हैं तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ट्रबल फील करते हैं, उनसे सही से बात नहीं की जा रही होती, उनमें एक शाइनेस भी देखने में आती है। इसके अलावा वो सोशल सिचुएशन से अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें एक फीलिंग्स ऑफ एम्बैरसमेंट होती है, या उन्हें इस खौफ से कि लोग उसे जज करेंगे और उससे किस तरह उसे नेगेटिवली जज करेंगे, जिसकी वजह से वो सोशल सिचुएशन से अवॉइड करता है। देन इसके अलावा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जिनमें होता है, उन लोगों को पता होता है कि जो उनकी ये फियर्स है जो वो शो कर रहे हैं वो इर्रेशनल है, मतलब गैर मुनासिब है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है और अनरीज़नेबल है, जिसके पीछे कोई वजह ही नहीं है। फिर भी वो उस टाइम पे पावरलेस होते हैं, इतने एबल ही नहीं होते कि वो अपने उस फियर को ओवरकम कर सके। इसके अलावा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो उस पर्सन की पर्सनल लाइफ को, उसके पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर उस पर्सन को लो सेल्फ़ इस्टीम की तरफ ले जाता है कि जब भी वो पर्सन किसी सोशल सिचुएशन को फेस करता है या सोशल सेटिंग में जाता है तो उसके जो सेल्फ़ इस्टीम होती है वो लो हो जाती है उस टाइम पर। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स, कि जब भी वो किसी चीज़ को देखता है या जिसके बारे में वो सोचता है तो उसे नेगेटिवली ही सोचता है। इसके अलावा उस पर्सन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, और इसके अलावा जो उनकी सोशल स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, और इतनी पुअर होती है कि उससे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फियर ऑफ सिचुएशन इन विच यू मे बी जज्ड, कि वो पर्सन जिसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया होता है, वो पर्सन ऐसी सिचुएशन से फियर फील करता है जिसमें उसे लगता है कि उसे जज किया जाएगा या उसे जज किया जा रहा है। और मोस्टली वो इस चीज़ से भी फियर फील करते हैं कि जो उन्हें जज किया जा रहा है वो उन्हें नेगेटिवली जज किया जा रहा है। देन इसके बाद आ जाता है वरिंग अबाउट एम्बैरसिंग एंड ह्यूमिलेटिंग यूर सेल्फ। वो अपने आप की एम्बैरसमेंट और एक ह्यूमिलेट को लेकर बहुत ज़्यादा वरी होते हैं। इंटेंस फियर ऑफ इंटरेक्टिंग और टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स, कि किसी भी अननोन पर्सन, किसी स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करते हुए या उनसे बात करते हुए उनमें एक शदीद फियर देखने में, खौफ देखने में आता है। देन इसके बाद आ जाता है अवॉइड डूइंग थिंग्स और स्पीकिंग टू पीपल आउट ऑफ फियर ऑफ एम्बैरसमेंट, कि एक एम्बैरसमेंट के फियर की वजह से, शर्मिंदगी के खौफ की वजह से वो किसी भी पर्सन के सामने बात करते हुए या कोई भी काम करने से अवॉइड करते हैं। अवॉइडिंग सिचुएशन वेयर यू माइट बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, फिर वो पर्सन ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करता है जहाँ उसको लगता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, मतलब जहाँ उसको लगता है कि उसके आसपास वाले लोग जो है, उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन सब की तवज्जो उस टाइम पे उस पर्सन के ऊपर है। देन इसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करता है। अगर बच्चों में बात की जाए तो बच्चे जब किसी भी अननोन पर्सन, एडल्ट या पेयर से इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें उस टाइम पे जो एक एंजाइटी होती है तो वो अपनी एंजाइटी को एक क्राइंग के थ्रू शो करते हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम्स देखने में आते हैं। टेम्पर टेंट्रम्स जो है वो बेसिकली एक डिसरप्टिव बिहेवियर होता है, या उनका एक इमोशनल आउटबर्स्ट जो शो करते हैं। देन क्लिंगिंग टू पेरेंट्स, कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्लिंग कर लेते हैं, उनको जाके पकड़ लेते हैं, उनको जाके चिमट जाते हैं। और रिफ्यूजिंग टू स्पीक इन सोशल सिचुएशंस, कि वो बच्चे फिर किसी भी सोशल सिचुएशन में बात करने से जो है रिफ्यूज़ करते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फास्ट हार्ट बीट, कि उस पर्सन की हार्ट बीट उस टाइम पे नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट होती है। ट्रिम्बलिंग, कि उस पर्सन की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा शेक कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है।
स्वेटिंग, कि उससे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है उस टाइम पे। अगर उसकी फ़ोरहेड पे देखा जाए तो टेंशन से, एक फ़ियर से उसके फ़ोरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने में आती है। डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस, कि उस पर्सन को जो है चक्कर से फ़ील हो रहे होते हैं, कि उसे चक्कर आ रहे हैं, वो डल फील कर रहा होता है उस टाइम पर। ट्रबल कैच योर ब्रेथ, कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही होती है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा होता। फीलिंग दैट योर माइंड हैज़ गॉन ब्लैक, उस पर्सन को लगता है कि उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, और उसे कुछ समझ नहीं आती कि उस टाइम पे करे क्या। मसल टेंशन्स, तो उसके बाद उस पर्सन के जो मसल्स है उसमें उन्हें एक टेंशन फ़ील होती है, एक खिंचाव फ़ील होता है, और वो अपने मसल्स में रिलैक्सेशन फ़ील नहीं करते। नोज़िया, अब उस पर्सन को लगता है कि उससे वॉमिट आ रही है, उसका स्टमक जो है वो डिसकम्फर्टेबल होता है उस टाइम पर, उसका दिल करता है कि वो वॉमिट कर दे, लेकिन उससे इस तरह किया नहीं जा रहा होता। फिर इसके बाद आ जाता है ब्लशिंग और शाइनेस, कि वो पर्सन जिसे सोशल फोबिया होता है, अगर सोशल किसी भी सिचुएशन में उसका किसी भी अननोन पर्सन के साथ कोई इंटरेक्शन हो जाए, या वो किसी अननोन पर्सन के साथ बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा शाइनेस फील करता है। उसमें एक शाइनेस, एक ब्लशिंग देखने में आती है, मतलब उसमें एक शर्मिंदगी का एहसास, या उसके चेहरे पर एक शर्म देखने में आती है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले टेम्परामेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। टेम्परामेंटल फैक्टर में जो बेसिक ट्रेट्स होती है जिसकी वजह से एक पर्सन में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज होती है, जो एक पर्सन को सोशल फोबिया का शिकार बनाते हैं, उसमें बिहेवियरल इनहिबिशन और फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्यूएशन आ जाती है। अब बिहेवियरल इनहिबिशन बेसिकली एक इसे रेफ़र किया जाता है, एक टेम्परामेंट और एक स्टाइल होता है किसी भी इन्फेंट का या यंग चाइल्ड का, जो कि एक किसी रिएक्शन के किसी चीज़ पे रिएक्शन की वजह से सामने आता है। मतलब कि किसी भी एक नोवल सिचुएशन से, या एक अनफैमिलियर किसी एडल्ट या पीयर से, या सोसाइटी में किसी से मिलने पर जो एक रिएक्शन होता है बच्चे का या यंग चाइल्ड का, तो उससे बिहेवियरल इनहिबिशन कहते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ नेगेटिव एवेल्यूएशन, के किसी भी पर्सन की नेगेटिव एवेल्यूएशन का जो फियर होता है वो इसमें आ जाता है। इसके बाद सेकंड आ जाता है जेनेटिक फैक्टर। अब इसमें ये होता है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स को या जिनके फोर फादर में सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी होता है उनको, तो वो बच्चे जो है जेनेटिकली इनहेरिट कर लेते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अभी ये चीज़ इंटायरली क्लियर नहीं है कि जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है वो बेसिकली जेनेटिक फैक्टर ही है कि वो एक लर्न बिहेवियर है। फिर इसके बाद थर्ड पर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब कुछ लोगों में इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो आफ्टर अनप्लेजेंट और एम्बैरसिंग सोशल सिचुएशन की वजह से भी डेवलप होता है। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो चाइल्डहुड मेल ट्रीटमेंट या एडवर्सिटी होती है वो भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का एक रिस्क फैक्टर बनती है। फिर इसके अलावा जो है एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और पेरेंट्स के बिटवीन एक एसोसिएशन भी होता है उन पेरेंट्स में जो कि एक एंशियस बिहेवियर को किसी भी सोशल या इन्वायरमेंटल फैक्टर से सीखते हैं, या कि वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। अब इसके बाद लास्ट में आ जाता है ब्रेन स्ट्रक्चर। अब हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है एमिगडाला, जो कि फियर रिस्पॉन्स की कंट्रोलिंग में एक रोल प्ले करते हैं। अब वो लोग जिनके एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाते हैं उन लोगों में हाइटेंड फियर रिस्पॉन्स देखने में आता है, जो कि किसी भी सोशल सिचुएशन में एंजाइटी को इंक्रीज कर देते हैं और उस पर्सन में फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का बायस बनते हैं। इसके अलावा अगर उन बच्चों की बात की जाए जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी रिजेक्शन को, रिडिकल, ह्यूमिलेशन या किसी टीजिंग को या बुलिंग को एक्सपीरियंस किया होता है, तो ऐसे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के। या वो बच्चे जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिव इवेंट्स को फेस किया हो, जैसे कि उन्होंने किसी फैमिली कन्फ्लिक्ट को, कोई ट्रॉमा या कोई अब्यूज़ को फेस किया हो, तो ये सभी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट करते हैं और उन बच्चों में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें तो जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को डिफरेंट बेसिस पर डायग्नोस करते हैं।
जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि वो पर्सन जिससे सोशल फोबिया होता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसके सिम्टम्स को डिस्कस किया जाता है। उससे ये पूछा जाता है कि जो उसका सोशल फोबिया है वो किस सिचुएशन में और किस तरह से अकर होता है। देन सेकंड जो चीज़ है वो इस बेस पर कि सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनेयर्स तैयार किए जाते हैं उस पर्सन के सोशल एंजाइटी सिम्टम्स को लेकर। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है उसमें आ जाता है DSM-5, क्योंकि अभी जो मैंने आपको साइकोलॉजिकल और फिज़िकल सिम्टम्स बताए हैं तो ये DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंक्लूड होते हैं और फिर इन्हीं की बेस पर किसी भी पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन जिसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है उसकी जो एबिलिटीज़ है वो उसके डेली लाइफ फंक्शन में किस तरह से उसे अफेक्ट कर रही है। अब ट्रीटमेंट की 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जिसमें साइकोथेरेपी और मेडिकेशन जो कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है। अब साइकोथेरेपी में क्या होता है, ये किस तरह की थेरेपी होती है कि उस पर्सन को जिसे सोशल फोबिया होता है उसे इस चीज़ से रिकॉग्नाइज़ करवाया जाता है कि उसके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की कॉज क्या है, वजह क्या है। फिर जो उस पर्सन के अपने ही बारे में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसे चेंज किया जाता है। फिर उस पर्सन में ऐसी स्किल्स को डेवलप किया जाता है जो उस पर्सन को सोशल सिचुएशन में एक कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करती है। देन इसके बाद आ जाती है CBT जो है ये भी साइकोथेरेपी की एक मोस्ट इफ़ेक्टिव टाइप है जो कि एंजाइटी में बहुत हेल्पफुल होती है। अब CBT को चाहे इंडिविजुअली या उसे ग्रुप में कंडक्ट किया जा रहा हो तो ये बोथ इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के लिए ही इफ़ेक्टिव है। के बाद आ जाती है एक्सपोजर बेस्ड कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें वो पर्सन जिसे सोशल फोबिया होता है वो ग्रेजुअली जो है उन सिचुएशन के साथ फेस करना सीख जाता है, वो सिचुएशन जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, जो उसके लिए फ़ियर का बाइस हो, फिर इस तरह से वो पर्सन अपने फ़ियर को ओवरकम कर लेता है। फिर इसके बाद सेकंड टाइप में आ जाती है मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स जो है अवेलेबल होती है, लेकिन सोशल एंजाइटी के जो प्रिसिस्ट सिम्टम्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जिसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसमें SSRIs इंक्लूड है। SSRIs जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये एक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि सोशल एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन समझी जाती है। लेकिन अगर अदर मेडिसिन्स की बात करें तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में जो दूसरी मेडिसिन्स इस्तेमाल होती है उसमें एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, प्रीगैबलिन, बेंजोडाइज़ेपाइन आ सकती है, बीटा ब्लॉकर्स। तो ये मेडिसिन्स जो है हम खुद से रिकमेंड नहीं कर सकते, ना ले सकते हैं, बल्कि ये एक फिजिशियन, एक साइकेट्रिस्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाती है। So viewers, I hope that you all understand social anxiety disorder. If there is still any difficulty or ambiguity तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, and please don't forget to like, subscribe and share my videos. Keep supporting me. तब तक के लिए goodbye, take care and अल्लाह हाफिज़।